हेलो एवरीवन, माय नेम इज विवेक शर्मा। आज के इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट फोर मेजर आर्टिकल्स। सबसे पहले बिट चैट के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड आर्टिकल में वी विल बी टॉकिंग अबाउट एंट्रेंस एग्जाम। थर्ड आर्टिकल में हम बात करेंगे डेंगू वैक्सीन के बारे में। और लास्ट में हम हेरिटेज साइट्स के बारे में बात करेंगे ग्लोबल लेवल पे। आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये समझना है कि अभी रिसेंटली इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है I4C के नाम से जो जाना जाता है, इसने एक एडवाइजरी जारी की। इसमें एक गिटहब करके आपकी एक कंपनी है जिसको ये कहा गया कि भाई आपका ये जो ब्लूटूथ बेस्ड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है बिट चैट करके, आप इसको रिमूव कर दीजिए और इनको टाइम दिया सिर्फ 3 घंटे का। तो कहा जाता है कि भाई देखो, वैसे तो इंडिया के अंदर सेंट्रल आपके मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को यूज किया जाता है या थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स को यूज किया जाता है, जिसमें मेटा आ जाता है। मेटा का जैसे इंस्टाग्राम आ गया, फेसबुक आ गया, ये सब कुछ आ जाता है। तो कहते हैं कि भाई इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट मोर और लेस इन चीजों को रेगुलेट कर लेती है, कंट्रोल कर लेती है, बिकॉज सेक्शन 79 के अंडर इन्हें एक आप कह सकते हो सेफ हार्बर पॉलिसी गिवन होती है। अब सेफ हार्बर पॉलिसी क्या होती है कि लेट्स से मैंने कोई कंटेंट पोस्ट किया तो इसको लेके इंस्टाग्राम की कोई लीगल लायबिलिटी नहीं है। बट एक बार अगर गवर्नमेंट ने इनसे रिक्वेस्ट रेज करी तो विद इन 48 आवर आप इसे रिव्यू करवा सकते हो। बट अगर आप नहीं करवाते हैं तो उसमें आप 48 आवर के अंदर मैक्सिमम इसको हटाना पड़ेगा। अगर नहीं हटता है तो आपकी सेफ हार्बर पॉलिसी खत्म, फिर आपके ऊपर भी लीगल एक्शन हो सकता है। तो यहां पे ये बात कही जा रही है कि भाई इस पूरे जो प्लेटफॉर्म है, ये जो बिट चैट है, ये डिसेंट्रलाइज्ड, जहां पे आपस में ब्लूटूथ कनेक्ट होते हैं और 100-150 मीटर की रेंज में ये आपस में चैट कर सकते हैं। अब चाहे इंटरनेट बंद हो, चाहे वहां पे मोबाइल नेटवर्क्स ना आ रहे हो, और चाहे उनके पास मोबाइल सिम भी ना हो, तब भी ये आपके यूज किए जा सकते हैं। ऐसा एक नेटवर्क है और जो कि ओपन सोर्स है। तो यहां पे ये कहा जाता है कि भाई ये जो आपका सेंट्रल सर्वर है, सेलुलर डाटा है या इंटरनेट कनेक्टिविटी है, मोबाइल नंबर है, इसकी किसी की भी जरूरत नहीं है। तो ये एक सिक्योरिटी थ्रेट फ्यूचर में इंडिया के लिए रख सकता है। तो कहा जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है, इसने इसके साथ मिलके क्या कहते हैं जो आपका I4C है, इसके साथ मिलके यहाँ पे इसके ऊपर वर्क करने की काम किया और इसके लिए इन्वोक किया गया IT एक्ट ऑफ 2000। अब इसमें कहा जाता है कि भाई आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ये कहता है कि दैट वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बट उसके साथ साथ 19 क्लॉज 2 ये कहता है कि इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड पब्लिक को भड़काने के केस में इसको रोकने के लिए। तो कहा जाता है कि भाई यहां पे सेक्शन 69 जो है, 69A, ये गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि भाई गवर्नमेंट किसी भी इंफॉर्मेशन को इंटरनेट से हटाने का काम करवा सकती है। बट इसमें एक और जजमेंट आते श्रेया सहगल केस के बाद, 2015 के केस के बाद, जहां पे अनुराधा भसीन केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि भाई आपको यहां पे कुछ चीजों के ऊपर फोकस करना होगा कि जो आपका जो एक्शन है क्या वो नेसेसरी था, आपको वो जस्टिफाई करना पड़ेगा, क्या नीड पड़ी, और ये टेम्परेरी होना चाहिए, टेरिटोरियल लिमिट के विद इन होना चाहिए कि भाई एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आप ऑपरेट करोगे और ये आपका टेम्परेरी 15-20 दिन, 40 दिन, इस तरह का, मैक्सिमम वैसे 15 दिन का लिमिट होता है, बट बार बार भी आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, तो वो एक लिमिट का होना चाहिए। एंड यहाँ पे ये लीस्ट आपका इन्वेसिव मेजर होना चाहिए। तो कहा जाता है कि भाई यहाँ पे जो गिटहब वाला जो केस है, इनको लीगल प्रोटेक्शन जो सेफ हार्बर की है वो मिली हुई है। बट अगेन इनको एक बार नोटिस इशू कर दिया गया, तो उसके बाद अगर ये कंप्लाई नहीं करते तो इनसे वो सेफ हार्बर की पॉलिसी का जो इनको बेनिफिट मिल रहा था वो खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं कि भाई बाय डिफॉल्ट यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट आपकी एक रिटर्न में रीजन देके ये कहती है कि भाई आप इस इंफॉर्मेशन को हटा लो। बट ऐसा पहली बार है कि जब किसी प्लेटफॉर्म को पूरे के पूरे को हटाने की बात हो रही है। तो कहा जाता है कि भाई लॉफुल इंटरप्रिटेशन की जरूरत है यहाँ पे कि क्या ऐसे मैश नेटवर्क को आप अलाउ किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, इसको लेकर लॉ अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में ये फॉल नहीं करता है। बट पब्लिक ऑर्डर के लिए क्या ये एक्शन जरूरी था, इसको भी यहाँ पे देखना चाहिए। एंड क्या यहाँ पे महज 3 घंटे के अंदर इन्हें हटाने के लिए कहा गया है, ये ठीक था कि नहीं। बट हाँ, इससे अनलॉफुल असेंबली को आप रोक सकते हैं, आप डिजिटल जो एविडेंसेस हैं उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, एंड मोर ओवर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डिफेंस है वो आप यहाँ पे प्रोएक्टिवली साइबर कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए उसको इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो अब बात करते हैं इंडिया के अंदर स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट की।
देखिए, इंडिया के अंदर एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसका नाम था नीट यूजी। अब इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि इस पेपर के अंदर लगभग 22 लाख के करीब लोगों ने पेपर देना था, बच्चों ने पेपर देना था, एंड इसमें 11 बच्चों की मौत हो जाती है। मौत क्यों हो जाती है? बिकॉज पेपर के प्रेशर की वजह से। अब यहाँ पे जब पेपर लीक हुआ तो उसके बाद अगर आप देखें तो बहुत वाइड स्केल प्रोटेस्ट हुआ, जिसके बाद हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन भी किया। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि नेशनल मेडिकल कमीशन के अंडर सेक्शन 14 आता है आपका। इसके अंडर ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। अब यहाँ पे कहा जाता है कि एनसीआरबी के डाटा के अकॉर्डिंगली भारत के अंदर जो बच्चों का सुसाइड रेट है वो ऑलमोस्ट 80% से इंक्रीज हुआ है 2014 के मुकाबले अब तक। तो 80% इंक्रीज देखने को मिला है 10 सालों के अंदर। एंड इसमें आप ये कह सकते हो ऑलमोस्ट 1/5 जो है ये स्टूडेंट की सुसाइड सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुई है क्योंकि एग्जामिनेशन में फेलियर का उन्होंने सामना उनको देखने को मिला। एंड इसमें ज्यादातर बच्चे 55% बच्चे 18 साल से कम के थे एंड 42% लोग 18 से 30 साल के बीच में थे। अब कहा जाता है कि भाई देखो, जो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशन है तो यहां पे ये कहा जाता है कि भाई हायर एनरोलमेंट रेट इसमें देखने को मिलता है क्योंकि जो वेल ऑफ फैमिलीज हैं जो अर्बन एरियाज में रहते हैं वो इसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो एजुकेशन की अगर हम बात करें तो प्राइवेटाइज होता जा रहा है, ये तो पता है, बट प्राइवेट कोचिंग एक्टिवली आप ये कह सकते हो केटर करते हैं 35 से 44% बच्चे जो सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी एजुकेशन में आज की डेट में इन्वॉल्व है। रूरल एरिया में ऑल्दो ये नंबर थोड़ा कम है। एंड इसके साथ साथ इससे क्या होता है कि फाइनेंशियल बर्डन आता है फैमिली के ऊपर। जो हाउस होल्ड की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 1/3 ये इनका टोटल एक्सपेंडिचर प्राइवेट कोचिंग के ऊपर हो रहा है। ये एक बड़ी कंसर्न की बात है। एंड मोर ओवर यहाँ पे प्रिविलेज बैरियर की भी बात करें तो जो बच्चे कोचिंग को अफोर्ड कर सकते हैं वो तो कोचिंग ले रहे हैं, बट बाकियों के ऊपर अनड्यू ये एक आप ये कह सकते हो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस भी डाल रहा है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई इंस्टीट्यूशनल वर्नेबिलिटी को हमें समझना होगा, एग्जाम पेपर लीक क्यों हो रहा है, एंड इससे कहीं ना कहीं पब्लिक का ट्रस्ट जो है एग्जामिनेशन के ऊपर खत्म हो जाएगा। तो इसमें आपको ये देखना होगा कि किस तरह से इस ट्रस्ट डेफिसिट को हम एड्रेस कर सकते हैं। एक हाइपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास और फेल जो बाइनरी आपके आउटकम्स हैं ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंपैक्ट डालती है बच्चे के ऊपर। एंड इसमें जो इनह्यूमन कंडीशन देखने को मिलती है हमें बहुत ज्यादा पेपर के अंदर, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो कहा जाता है कि भाई यहाँ पे इसमें अभी अकाउंटेबिलिटी, आप जैसे पब्लिक मोबिलाइजेशन के थ्रू अकाउंटेबिलिटी को हमने इंश्योर किया, फोकस हमें सिस्टम की वर्नेबिलिटी के ऊपर करना होगा। एंड टैली मैनेज जैसे आप ये कह सकते हो कि इनिशिएटिव को और ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत है, जिससे हम कहीं ना कहीं ये इंश्योर कर सके कि बच्चों को टाइमली हेल्प मिल सके। तो हमें रेगुलेट करना होगा कोचिंग हब्स को, कैपेसिटी एक्सपेंशन के ऊपर हमें फोकस करना होगा एंड बच्चों के मेंटल हेल्थ के ऊपर भी यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। आइए अब बात करते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल की। देखिए, डेंगू आपकी एक ऐसी बीमारी है जो कि मच्छर के काटने से होती है। एडी इजिप्टी काटता है तो उसकी वजह से होती है। दिन के टाइम में काटेगा तो तब होती है। जीका और आपका चिकनगुनिया भी इसी मच्छर के काटने से होता है। अब इसके 4 डिफरेंट स्ट्रेन है, आरएनए बेस्ड वायरस है। डेंगू वायरस स्ट्रेन 1, 2, 3 एंड 4। अब यहाँ पे क्वाडेंगा हमने एक वैक्सीन क्रिएट की है जो लाइव अट्यूनेटेड वायरस को यूज कर रही है। अब लाइव अट्यूनेटेड क्या होता है? जहां पे वायरस को आप पैरालाइज कर देते हो ताकि वो बहुत ज्यादा ग्रो ना कर सके, बट स्टिल वो जिंदा है और आपकी बॉडी में जाके थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई करता है, जिससे आपका इम्यून सिस्टम टाइमली रिएक्ट करके या एक्ट करके उसको खत्म कर देता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अभी इसको अप्रूव किया। तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फेक्शन की एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे मान लो आपको एक स्ट्रेन का वायरस आपकी बॉडी में इन्फेक्ट करता है। अब वो वायरस आपकी बॉडी में न्यूट्रलाइज हो गया, बट स्टिल उसके कुछ रेजिड्यू उसमें बचे हुए हैं। अब अगर आपको दूसरे स्ट्रेन का वायरस आके इन्फेक्ट करता है तो उस केस में जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत डेडली होता है, और इसमें आप ये कह सकते हो डेंगू हेमरेजिक फीवर आ जाता है, जिसमें बंदे की ब्लीडिंग वगैरह होते हैं और उस पर्सन की डेथ तक हो जाती है। तो कहते हैं कि भाई ये टेट्रावैलेंट की आपकी वैक्सीन है जो कि काफ़ी सारे जो इसके स्टेरोटाइप देखने को मिलते हैं, सेरोटाइप, उन सब के अगेंस्ट एफिकेसी दिखाता है। बट अभी अगर हम बात करें तो डेंगू जो वायरस वेक्टर 1 है और 2 है, इसके अगेंस्ट तो 80% इसकी एफिकेसी है, बट 3 और 4 के अगेंस्ट इसकी एफिकेसी स्लाइटली कम है। बट अभी प्रॉब्लम ये चल रही है कि इंडिया के अंदर जो स्ट्रेन चल रहा है वो कहीं ना कहीं 3 और 4 चल रहा है, तो उसके अगेंस्ट इस आपकी सेफ्टी उतनी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा।
एंड प्री वैक्सीन के टाइम पे स्क्रीनिंग नहीं है। अब मैंने क्या कहा कि भाई एक आपको पहले से डेंगू हो रखा था, आपको दूसरा स्ट्रेन था, और अब दूसरा स्ट्रेन अगर आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो वो स्क्रीनिंग पहले यहाँ पे करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड मोर ओवर इससे बेनिफिट ये है कि 70 to 80% जो हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। एंड हाईली जो एंडेमिक एरियाज है वहां पे आपको काफी बेनिफिट मिल सकता है। बट प्री वैक्सीन की स्क्रीनिंग करने की जरूरत है। एंड कंट्रोल को यहाँ पे हमें जैसे जो आपके मॉस्किटो है इसको ब्रीडिंग को रोकने के ऊपर भी हमें यहाँ पे फोकस करना चाहिए। ये दो आपके क्वेश्चंस हो गए। अब बात करते हैं ग्लोबल हेरिटेज साइट्स की। तो अभी रिसेंटली वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की आपकी मीटिंग हुई, जहां पे जापान, फ्रांस और बाकी कुछ एरियाज में आपके कुछ साइट्स को ऐड किया गया। जैसे यहाँ पे नॉर्मेंडी डी लैंडिंग बीच जो है ये फ्रांस में ऐड हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 की साइट है। ऐसे ही माउंट ओलंपस है, ये एक्चुअल में मिक्स हेरिटेज साइट में जापान ग्रीस के अंदर इसे इंक्लूड किया गया। एंड इसमें आप ये कह सकते हो मैथोलॉजी के साथ भी ये आपकी रिलेट करते हैं, एंड बायोडाइवर्सिटी भी यहाँ पे अच्छी खासी देखने को मिलती है। फ्यूजीवारा जो है, असूका जो है, ये जापान में ऐड किया गया। एंड यहाँ पर आप ये कह सकते हो जो एंशिएंट चाइनीज सिस्टम है उससे मतलब उससे जैसा ही यहाँ पर आपको सेंट्रलाइज स्टेट मॉडल यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया। एंड ऐसे साउथ सुडान के अंदर बोमा बॉम्डिलो जो है लैंडस्केप, इसको भी इसमें इंक्लूड किया गया। इसके सिग्निफिकेंस वगैरह ये आता है कि प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छा मिलता है आपकी, लाइक लोग उसको रिस्टोर करके रखते हैं। एंड इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक जो लेवल है वहाँ पर उसको बूस्ट मिलता है, बिकॉज लोग आके विजिट करेंगे, पैसा आएगा और वो चीज़ यहाँ पे बेनिफिट करेगी। तो ये चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो ये दो आपके क्वेश्चन है। आज के डिस्कशन में इतना ही, धन्यवाद।